हेलो दोस्तों, मैं एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस से वीरबल धागड़ बोल रहा हूँ, ग्वालियर से, मध्य प्रदेश। और मैं मध्य प्रदेश में आने वाली नौकरियों के बारे में बताऊंगा कि एग्रीकल्चर लिया है यदि आपने 11th और उसके बाद 12th और 12th के बाद एक पीएटी टेस्ट होता है मध्य प्रदेश में, और पीएटी टेस्ट के बाद बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर होता है। और इनकी डिग्री होने के बाद कहाँ कहाँ जॉब लगती है तो कई छात्रों को ये पता नहीं होता है। इसलिए मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ कि यदि आपने एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो, या आपने एग्रीकल्चर से डिग्री कर ली है तो कहाँ जॉब मिलती है, कौन कौन से डिपार्टमेंटों में जॉब मिलती है, तो मैं सभी डिपार्टमेंटों को क्रम वाइज आपको बताऊँगा। तो मेरी आप स्क्रीन देख रहे होंगे, पास में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो स्क्रीन को देखते रहें। और स्क्रीन में हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर में नौकरियों से संबंधित जानकारी दी गई है। तो चलो ठीक है, यहाँ से आप देखते जाएं। तो कृषि का पहला एक पॉइंट लिखा हुआ है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर दिखाई दे रहे हैं वो हम बताएंगे। तो इसमें कृषि क्षेत्र तात्पर्य सिर्फ खेती करने से ही नहीं है। लगभग देश के अंदर 70% जनता है और इसमें ये लगभग कृषि से संबंधित है, और लगभग 70% जो डिपार्टमेंट हैं ग्रामीण अंचल से जो जुड़े हुए, वह नौकरी के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि खेती सिर्फ खेती करने से ही नहीं है, बल्कि आज यह एक विस्तृत क्षेत्र हो गया है जो आधुनिक उद्योग का रूप ले चुका है। इसमें कृषि इंजीनियरिंग क्या है, कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी है ना, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, बायोटेक्नोलॉजी, पोल्ट्री फार्मिंग उद्योग निर्मित हैं। इन उद्योगों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। इसमें से इस क्षेत्र में शिक्षित युवा का मतलब है यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर से डिग्री किए हुए हैं, यानी बीएससी एग्रीकल्चर से स्नातक किए हुए हैं, और बीएससी से स्नातकोत्तर किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, नेट किए हुए हैं, जेआरएफ किए हुए छात्र हैं, जो इस समय परेशान हैं कि नौकरी किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, कहाँ होगी। तो इसके संबंध में आपको मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। तो रोजगार की अत्यधिक संभावना हमारे एग्रीकल्चर में है, और इस क्षेत्र को रोजगार के अवसरों को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग को मैंने इसलिए बांटा है कि आप एक बार में पूर्ण रूप से समझ सकें 4 वर्ग क्या हैं। तो सरकारी सेवाओं के रूप में नंबर एक क्या दर्शा है, सरकारी सेवाओं यानी गवर्नमेंट सर्विस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे संघ, कारपोरेशन, फेडरेशन, वेयर हाउसिंग आदि सेवाएं, यानी सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो पहले गवर्नमेंट, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट सेक्टर यानी कंपनियां, और उसके बाद 4th नंबर पर निजी सेल्फ एम्प्लॉइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ। नंबर 1 सरकारी सेवाएं यानी गवर्नमेंट सर्विस में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सर्विस में हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो ये जो टेबल दिखाई दे रही है आपको, क्या दिखाई दे रही है, जो टेबल दिखाई दे रही है वो आप देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि सरकारी सेवाओं को, जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उसको गौर से देखते जाएं। क्या देख रहे हैं, गौर से देखते जाएं। इस क्षेत्र में कृषि, इस क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट में कृषि अभियांत्रिकी, डेयरी इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा, स्नातकोत्तर यानी बीएससी एग्रीकल्चर, स्नातकोत्तर यानी एमएससी एग्रीकल्चर छात्रों को निम्न सरकारी कौन से विभागों में, गवर्नमेंट सेक्टर में सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें हम बात करेंगे यहाँ से, ये मैंने एक टेबल बनाई आपको समझाने के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर पे आपके लिए मैंने मेहनत करी और इसको टाइप करके मैंने अच्छे से बताया है। और पूरे भारत देश में अलग अलग स्टेटें हैं, अलग अलग स्टेटों में भी इसी तरह के शायद पद होते हैं। मैं अपनी मध्य प्रदेश स्टेट के हिसाब से मैंने ये इसको डिज़ाइन किया हुआ है, और आप इसको देखते जाएँ। तो मैंने सबसे पहले जो देखा, जो किसान के नज़दीक में जो विभाग होता है वो होता है कृषि विभाग, जिसे रूरल में ब्लॉक बोलते हैं। एक ज़िले में एक ब्लॉक होता है, और उस ब्लॉक के द्वारा पूरे किसानों को क्या दवाइयाँ हैं, बीज है, खाद है, ये सब सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। तो उसमें कौन कौन से पद होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले जो किसान के संपर्क
आने वाला जो अधिकारी होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो कृषि विभाग में हम बात करेंगे, ये पहला विभाग दिया है कृषि विभाग। इसमें और भी मैंने जो प्लस करके कृषि उद्यानिकी, मृदा विज्ञान एवं जल संरक्षण विभागों का भी वर्णन दिया हुआ है। इसमें मैं आपको नंबर 1 के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 जो दिया हुआ है ग्रामीण, ये दिया है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का मतलब हुआ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये क्या करता है, रूरल तक जाता है और जो अधिकारी ने ऊपर से आदेश दिए हैं कि इस काम को आप करके आइए, किसानों को दवा, खाद, बीज, यंत्रों की जो भी सरकार की योजना है इसके माध्यम से किसान तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। जो भी सरकारी योजना है, जो भी सूचना है, जो भी लाभ हैं, वो इस अधिकारी यानी RAEO, जैसे गांव में ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से वहां पहुंचते हैं। इसके ऊपर वाले जो अधिकारी होते हैं वो कौन से होते हैं ये जाने हम लोग। तो सबसे पहले किसान से लिंक हमारे सामने आ गई है ना, तो इसको बस आप गौर से देखते रहिए, आपको एक अपडेट मजेदार जानकारी मिलेगी आपको, है ना। ऐसी पहली बार आपको जानकारी मिल रही होगी। तो नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास नंबर 2 आता है कृषि विकास अधिकारी यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ऑफिसर RAEO से ऊपर की पोस्ट का होता है। तो ये पोस्ट है ना क्रम वाइज आती जा रहे हैं आपको, है ना। दूसरी बात आती है ये नंबर 2 वरिष्ठ अधिकारी, जो उससे भी सीनियर होता है, जो उसको ऑर्डर देता है। उस प्रकार से ये कृषि संचालक होते हैं, एग्रीकल्चर जिससे भी सीनियर होता है, और उससे बड़ा एग्रीकल्चर परियोजना अधिकारी हो जाता है। एग्रीकल्चर प्लानिंग का ऑफिसर जो होता है वो उससे बड़ा होता है। इसके बाद भी जो भी पद आते हैं वो प्रमोशन के बाद मिलते हैं, पोस्ट नहीं होती हैं। उसके बाद इसके पद प्रमोशन से मिल जाते हैं। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पद दिए हैं, इन पदों में हम बात करें तो देखो, मैंने एक जिले में एक ब्लॉक की बात करी है ना। इस प्रकार से एक स्टेट में कितने जिले होंगे उतने ही ब्लॉक होंगे, तो इतनी ही इन मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है यहाँ पर, स्टेट में कैसे जिले से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इतने पोस्ट एक स्टेट के अंदर होते हैं। अब आता है एक डिपार्टमेंट, ये तो कृषि से संबंधित था जहां पर किसानों से सीधा संपर्क था। अब आता है दूसरा हमारे सामने रेशम पालन विभाग। यहाँ पर कपड़े बनाने का काम होता है, और कपड़े बनाने के लिए यहाँ पर कच्चा माल तैयार किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर से जो रेशम तैयार होता है, इससे कपड़ा बनता है, और भी कई चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं कपड़े के साथ साथ में। तो वो सेरीकल्चर डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, इसको अपन लोग सुनेंगे। तो इसमें भी सेम टू सेम वही है, ये भी एक डिपार्टमेंट है सरकार का, और इस सरकार के डिपार्टमेंट में सबसे छोटा पद जैसे बोलते हैं रेशम उत्पादन निरीक्षक। जहां रेशम पालन के जो बागान है, जहां पर रेशम उत्पादन हो रहा है, सेरीकल्चर की खेती हो रही है, वहां पर निरीक्षण करने जाएगा, उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं ना। तो रेशम उत्पादन निरीक्षक होगा, सेरीकल्चर प्रोडक्शन इंस्पेक्टर होता है। दूसरा पद हमारे सामने आता है रेशम उत्पादक अधिकारी, है ना। तो सिल्क प्रोडक्शन ऑफिसर होता है, SPO। मैंने इनके लिए शॉर्ट फॉर्म आपको दे दी है, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको हिंदी में पूरा दिया हुआ है, और आप इनकी इंग्लिश भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आता है तकनीकी अधिकारी यानी टेक्निशियल ऑफिसर। ये क्या करता है कि इस पर टेक्निक बातों पर ध्यान दिया जाता है, मशीनरी संबंधी है, जो टेक्निकल काम है, मशीनरी है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी है, इस पर ध्यान देता है अधिकारी। उस प्रकार से सहायक संचालक रेशम का होता है। इस प्रकार से ये पूरे डिपार्टमेंट में इतने सारी पोस्टें होती हैं, और ये कई जगह पूरे भारत देश में हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन लोग पूरे भारत देश में जितने भी हमारे सामने क्या हैं, उनका मल्टीप्लाई करके अपन लोग पोस्टों की पता कर सकते हैं कि भारत देश में कितनी पोस्टें होंगी। मान लेते मैंने अभी बताया था आपको कि भारत देश में कितनी हैं, एवरेजली मैं ऐसे जो डाटा है वैसे बोलता हूँ। मान लो 100 हैं तो 100 का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है अपने पास। तो अपन लोग क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन पोस्टों की संख्या कितनी हो सकती है देश में, ये बताया बस, है ना। अब आता हमारे सामने दूसरा कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो देखो समझने में कितना मजा आ रहा है कि पहले कृषि विभाग था, अब रेशम पालन विभाग था, अब एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग विभाग आ गया है। तो इंजीनियरिंग विभाग का क्या काम होता है कि एग्रीकल्चर में मशीनरी पर जो काम होता है उसके ऊपर इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है ना। तो वो बात कही गई है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पोस्ट होती है जिसका नाम है सहायक कृषि अभियंता, है ना, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर। तो असिस्टेंट होता है पहले, फिर उसके बाद
क्या होगा, मुख्य इंजीनियर होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो मेन इंजीनियर होता है। उसके बाद हमारे पास सहायक संचालक कृषि ADAE होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब मेरे पास 4th नंबर पर हमारे सामने क्या आ गया है, पशुपालन यानी डेयरी और वेटनरी एंड पोल्ट्री डिपार्टमेंट आ गया है। इस डिपार्टमेंट के तहत हम बात करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट में भी कौन कौन सी पोस्टें होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे छोटा पोस्ट होगी वो नंबर 1 क्या होगी, सामने वाली है डेयरी सुपरवाइजर। क्या होगा, डेयरी सुपरवाइजर, सीधा सीधा DS बोलेंगे। फिर डेयरी मैनेजर यानी डेयरी प्रबंधक होता है। उसके बाद दुग्ध निरीक्षक एंड डेयरी इंस्पेक्टर होता है। दूध एवं दुग्ध उत्पादक गुणवत्ता नियंत्रक होता है। उसके बाद पशु चिकित्सक होते हैं जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं। उसके ऊपर सीनियर डॉक्टर्स होते हैं। इस प्रकार से इन पोस्टों पे भी हम बात करें तो एक चिकित्सालय होगी, उसमें इतनी पोस्टें होती हैं। इन पोस्टों पर अपन मल्टीप्लाई कर करके पूरे भारत देश की पोस्टें निकाल सकते हैं। यानी एक स्टेट की पोस्ट के बारे में बताएं तो जहाँ पर एक चिकित्सा के महाविद्यालय या फिर एक चिकित्सक के जो वो है हॉस्पिटल्स है उसमें इतने सारे पद होते हैं। तो उसके बारे में अपन लोग ये बता सकते हैं कि कितने सारे इस एक स्टेट में, ये प्रत्येक जिले में ज़्यादा नहीं तो अपन लोग कितनी बात करें, 100 तो होंगे ही होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, जो भी होंगे उन पर अपन लोग इतने से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आता है दूसरा हमारे पास 5 नंबर पर कृषि अनुसंधान विभाग यानी एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट आता है। तो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने के लिए भी डिपार्टमेंट की जरूरत होती है ना। तो इस प्रकार से इसमें किस किस डिपार्टमेंट में कृषि अनुसंधान हो सकते हैं, तो एग्रोनॉमी में यानी हम कह सकते हैं कि फसल उत्पादन पर। दूसरा हॉर्टिकल्चर यानी फल उत्पादन पर भी डिपार्टमेंट होगा। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पर भी होता है। एंटोमोलॉजी यानी कीट शास्त्र पर भी होता है, यानी ये कीट शास्त्र है। पैथोलॉजी है ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। सॉइल साइंस है, इंजीनियरिंग है, डेयरी है ना, पशु चिकित्सा इत्यादि शाखाओं में उपरोक्त सभी पद होते हैं, है ना। तो एक डिपार्टमेंट में मैंने जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करीबन मैंने 10 यहाँ पर 10 नंबर से यहाँ दिए हैं। ये 10 डिपार्टमेंट्स में सभी में ये पोस्टें होती हैं। तो इनका अपन लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये है, तो ये एक बार में मान लो ये कितनी पोस्टें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 पोस्टें हैं। 4 से अपन लोग इनका 10 से तो 40 पोस्टें तो हमारे सामने ये हो गई। और ये एक ज़िले के अंदर हो सकती हैं। तो 40 पोस्टों पे हम देख रहे हैं, 40 एक पोस्ट एक ज़िले के अंदर है। तो सभी ज़िलों में एक स्टेट में कितनी पोस्टें होंगी। तो इतना सारा ब्रॉड एरिया है एग्रीकल्चर जॉब्स का, आ गया ना समझ में। तो ये है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये तकनीकी सहायक यानी यहाँ टेक्नीशियल असिस्टेंट होता है। उसके बाद कनिष्ठ यानी सीनियर और जूनियर्स 2 वैज्ञानिक अलग अलग होते हैं। परियोजना निदेशक होता है। अगले पद इनसे प्रमोशन के बाद मिलते हैं, और भी पद होते हैं। तो ये क्रम वाइज पद हैं, लेकिन इनकी डायरेक्ट भर्ती निकलती है। क्या होती है, डायरेक्ट भर्ती निकलती है। इसलिए ऊपर वाले पदों को नहीं दिया गया क्योंकि वो प्रमोशन से भरे जाते हैं, है ना। तो आज हम देख रहे हैं कि आपको 6 नंबर पर मैं आपको बताता हूँ क्या आ गया। 6 नंबर पर कृषि शिक्षा विभाग। तो आपको हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो 6 नंबर पर कृषि विभाग दिखाई दे रहा है, कृषि शिक्षा विभाग, एग्रीकल्चर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मैंने इतने डिपार्टमेंट बताने के बाद अब मैं एजुकेशन पे आ गया। तो क्या हम देखते हैं कि 11th 12th में जब बच्चा एग्रीकल्चर लेता है तो उनके लिए टीचर भी तो कौन सा लगता है, एमएससी टीचर लगेगा। तो एमएससी के लिए तो एमएससी किए हुए लोग रोजगार पर लगेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जॉब निकालती है। 11th 12th के लिए जो एमएससी छात्र हैं वो अप्लाई करके क्या ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो हाई एजुकेशन शिक्षा में इसका प्रयोग होता है। तो कृषि व्याख्याता होता है, एग्रीकल्चर लेक्चरर होता है ना। ये तो हो गया हमारे पास स्कूल लेवल की बात हो गया। उसके बाद ये 10+2 का स्तर दिया है मैंने इसको समझाने के लिए कि 10+2 यानी हाई स्कूल लेवल का है, 11th 12th लेवल का है। उसके बाद आता है सहायक प्राध्यापक यानी AP यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। और उसके बाद जो असिस्टेंट है, फिर उसके बाद प्राध्यापक यानी मेन प्रोफेसर होता है। फिर उसके बाद ऊपर जहाँ तो HOD होता है, विभाग प्रमुख होता है। क्या होता है, विभाग प्रमुख होता है, HOD होता है। HOD के बाद डीन बनता है। क्या बनता है, डीन बनता है। और डीन के बाद ऊपर पद होता है वो रजिस्ट्रार होता है। क्या होता है,
रजिस्ट्रार हो जाता है, और रजिस्ट्रार होने के बाद भी और ऊपर जो पद होते हैं वो वीसी होते हैं, चांसलर होता है, वाइस चांसलर होता है। ये यूनिवर्सिटी में पद लेवल के है ना। तो मैंने स्कूल लेवल की शिक्षा पे बताई आपको, और कॉलेज लेवल की शिक्षा पर बताई, और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हो गई है ना। अब हमारे पास आता है दूसरा डिपार्टमेंट। तो साथियों देखो, हमारे पास ये प्रत्येक वर्ष जॉब आती हैं बैंकों में। तो बैंक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें लड़कियों के लिए तो और भी बहुत अच्छी बात होती है कि एग्रीकल्चर में जॉब बैंक स्पेशली निकालने लगा, क्योंकि अब बैंक हम देख रहे हैं कि हर बैंक किसान को कर्ज दे रही है। किस बेस पर? केसीसी पर। केसीसी में क्या लगता है क्रेडिट के लिए? उसकी पूरी भूमि का रिकॉर्ड लगता है। तो भूमि रिकॉर्ड लगेगा तो उत्पादन कौन बता पाएगा? एग्रीकल्चर वाला ही छात्र बता पाएगा। कॉमर्स वाले, मैथ्स वाले और बायो वाला छात्र को ये पता है कि कितनी भूमि पर कितना उत्पादन होगा? कोई पता नहीं होता है। इसलिए उनको ये ध्यान रखना है कि यदि बैंक चलाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का छात्र होना बहुत जरूरी है। तो एग्रीकल्चर छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रत्येक बैंक में, हमारे भारत देश के अंदर प्रत्येक बैंक में एग्रीकल्चर का स्पेशल अधिकारी होता है। आपको ये पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं या जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इसके अंदर पोस्ट और प्रत्येक वर्ष आते हैं। और बैंकों की जो 21-20 बैंकों का जो इकट्ठा समूह होता है उसमें एग्रीकल्चर की स्पेशल जगह होती हैं। और एग्रीकल्चर के लिए अलग से जगह होने के नाते ये बहुत बड़ी फायदा होती है कि एग्रीकल्चर के बच्चों को कम से कम नंबरों में सिलेक्शन हो जाता है बैंकों में। और लड़कियों के लिए तो इतना शानदार कैरियर है कि बैंक जैसा शायद सुरक्षित कैरियर कहीं में नहीं है। और एग्रीकल्चर आपने लिया तो बैंक में आप अप्लाई कीजिए, ये बहुत ही शानदार कैरियर है। तो इसमें कौन कौन से पद होते हैं ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कृषि सहायक एग्रीकल्चर असिस्टेंट। तो कृषि सहायक असिस्टेंट एग्रीकल्चर जो अधिकारी होता है वो है। तो मेरे जो जूनियर है वो यहाँ से शुरुआत करी थी उसने, और यहाँ से शुरुआत करी, आज वो ब्रांच मैनेजर बन गया है। तो दूसरा आता है हमारे पास कृषि ऋण अधिकारी, यानी एग्रीकल्चर फाइनेंशियल ऑफिसर। यदि मेरे को कहीं किसी बैंक में जाना, मैं यदि किसान हूँ और मुझे को ट्रैक्टर लेना है तो मैं किस किस से जाके मिलूंगा? तो एएफओ से जाके मिलूंगा। बैंक में जो अधिकारी होगा उसे एएफओ बोलेंगे, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, उससे जाके मैं मिलूंगा। और वो मेरे कागज को देखेगा, क्रेडिट के आधार पर क्या फाइनेंस करेगा, ट्रैक्टर है या और भी कोई लोन है वो फाइनेंस करेगा। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है, बहुत शानदार पोस्ट होता है। दूसरा है कृषि विकास अधिकारी, एडीओ, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो लोन देने के लिए बैंकों में अधिकारी होते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर लोन देते हैं, जैसे कि कुआं खुदवाना है, नहर डलवाना है, या फिर और भूमि का कर्ज चुकाने के लिए जो पुराने कर्ज है उनको हटाने के लिए एडीओ के लिए जो जगह वो करता है, लोन देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा, या डेयरी लोन है उसके लिए प्रोत्साहित करेगा कि भाई किसान लोगों डेयरी को लोन लीजिए या फसल के लिए लोन लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसानों को जागरूक या विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए अधिकारी प्रोत्साहित करेगा और लोन दिलाने का काम करेगा। फिर आता है फार्म गाइडेंस ऑफिसर। जो बड़े बड़े फार्म होते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए जो पोस्टें होती हैं उन पर ये गाइड करेगा। आप गाइड बन सकते हैं कि भाई जैसे कोई सरकारी फार्म है और उसमें एक गाइड की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से मान लो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता है, उसका एक गार्ड होता है, और वो अपनी गार्ड का मतलब वो नहीं है गार्ड सुरक्षा वाला, गाइड जो पूरी बात लिख करके बताता है। उसी प्रकार से एक फार्म पे आप मैनेजर की तरह होंगे, इसको अपन लोग बोलते हैं, तो वो होता है ना। तो इस प्रकार से ये बैंकों की पोस्ट होती हैं। और आप देख रहे हैं कि मान लो जो मैंने आपको एक बताई, एक बैंक में इतनी सारी पोस्ट है, एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट है, तो इससे अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि कितनी बैंक होंगी तो कितनी पोस्टें होंगी। तो हम बात कर सकते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एग्रीकल्चर की जॉब लगती हैं। इसलिए गवर्नमेंट से किए हुए जो लोग हैं मध्य प्रदेश में, राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVB से जिन लोगों ने डिग्री की है, वो छात्र पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं, है ना। तो ये मध्य प्रदेश से मैं जानकारी बता रहा हूँ आपको, इसलिए हो गया। उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि अब आता है अगला, दूरदर्शन। हम लोग टेलीविजन पर रोज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कृषि दर्शन आ रहा है, कृषि दूरदर्शन आ रहा है। तो कृषि दूरदर्शन पर जो एंकर बैठा हुआ है, जो कृषि की जानकारी, खेती की जानकारी कृषि मित्रों को बारे में बता रहा है, और 155 पर दिल्ली से जो दूरदर्शन संचारित होता है उसमें जो अधिकारी बने हुए हैं, कई बार हम देखते हैं कृषि की पत्रिकाएं आती हैं, उनमें जो अधिकारी बने हुए हैं, लेखक बने हुए हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, तो वो कौन है? गवर्नमेंट की ओर से सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही हैं। तो
तो बहुत शानदार कैरियर है एग्रीकल्चर में इसके लिए। तो सरकारी कृषि अधिकारी, पत्रकारिता में रिपोर्टर, विश्लेषक, पत्र आदि होते हैं। आकाशवाणी में कृषि आधारित प्रोग्राम होने होते हैं तो कृषि अधिकारी होते हैं। उद्घोषक होते हैं, तकनीकी अधिकारी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं। इस प्रकार से जो आकाशवाणी है जिस पर टेलीकास्ट हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर के कौन होते हैं, बहुत ही स्पेशल होनहार लड़के अपन लोगों में से ही होते हैं। तो ये बहुत मैंने शानदार आपको 6 से वो 8 डिपार्टमेंट टोटल आपको मैंने बता दिए। 8 डिपार्टमेंटों से आपको ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट के इसके अतिरिक्त अभी और भी आ गए हैं जो प्रधानमंत्री ने योजना निकाली है, जैसे कि गाँव में लैब निकालना है, एग्रीकल्चर लैब, और जिसमें मिट्टी का परीक्षण है। उसके बाद ये सब सरकार की योजना दिन प्रतिदिन आती जा रही हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। इसमें केवल एग्रीकल्चर छात्रों को लिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा अगला क्या कि सेमी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं और इन संस्थाओं में कौन कौन से पद होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं। जिस प्रकार से मैंने गवर्नमेंट में बताया था उसी प्रकार से सेमी गवर्नमेंट में भी होते हैं। तो यहाँ अपार संभावना हमें पोस्टों की दिखाई दे रही है। इतनी सारी पोस्ट और इतनी सारी स्टेटें और इतने सारे जिले और इतनी सारी डिमांड आज एग्रीकल्चर की है। यानी हम बात करें कि भारत देश में कैरियर बनाना है तो एग्रीकल्चर इतना शानदार स्कोप है इसके अंदर। तो अब मैं आगे आपको, तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको गवर्नमेंट की बताई, अब मैं सेमी गवर्नमेंट में बताना चाह रहा हूँ। और वैसे आप सारी बात तो एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड की पूरी समझ ही गए होंगे कि ऊपर के अनुसार ही नीचे वाली है ना। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से बी सेक्टर में आपको प्रवेश करा रहा हूँ। इसमें छात्रों को निगम, संघ, कारपोरेशन, बोर्ड, वेयर हाउसिंग आदि रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय खाद्य निगम, इंडियन फूड कारपोरेशन है ना, FCI होती है, इसके भी प्रत्येक वर्ष के आते हैं, पोस्टें आती हैं और अलग अलग स्टेटों में भी आती हैं और मध्य प्रदेश में भी आते हैं। तो क्या है इसमें कौन कौन सी पोस्टों में हमें अप्लाई करनी होती है, तो इसमें होता है TA यानी टेक्नीशियल, असिस्टेंट टेक्नीशियल होता है। उसके बाद एक पोस्ट हो गई, फिर टेक्नीशियल होता है ना, उससे बड़ा अधिकारी दूसरा सहायक शाखा प्रबंधन यानी क्या होता है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होता है, फिर ब्रांच में BM होता है। उस प्रकार से और भी पोस्टें होती हैं, शाखा प्रमुख भी होता है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सारी जो पोस्ट हैं वो एक कंपनी की तरह हैं। आज हम कंपनियों में देखते हैं कि इस तरह की जॉब आती हैं तो उसमें सबसे पहले यही पोस्टें होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि भारत देश में जितनी भी FCI हैं उन सब से हम मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितनी जॉब अपार हैं इसके अंदर, यानी कितनी जॉब है, अपार जॉब है इसके अंदर। यानी FCI कोई छोटा मोटा वो नहीं है, पूरे भारत देश के अंदर है। अब आता हमारे पास दूसरा राष्ट्रीय बीज निगम। ये कोई स्टेट का नहीं है, पूरे भारत देश का राष्ट्र लेवल का प्रोग्राम है। ANSC यानी राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कारपोरेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो देश के अंदर आज बीज उत्पादन है उस पर कंट्रोल करना है, सीड प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, वो इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर होते हैं और कब कब इनकी जगह निकलती हैं और कब कब हमें इन पर अप्लाई करने होते हैं। तो समय समय पर अलग अलग स्टेटों में जो सरकारें आती हैं और कर्मचारियों की पोस्टों को भरती हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बीज उत्पादन तकनीकी सहायक होता है, और फिर दूसरा आता हमारे पास प्रजनक होता है, ब्रीडर होता है। जो सरकारी फार्म होते हैं उन पर ये अधिकारी होते हैं। अनुसंधान एवं विकास अधिकारी होते हैं, यो कि फार्म पर जो गवर्नमेंट के फार्म हैं जिन पर सरकार बीज उत्पादन करती है उन पर भी ये अधिकारी होते हैं। फिर प्रक्षेत्र अधिकारी यानी जो फार्म है उसका अधिकारी अलग है और निरीक्षक अलग हैं और प्रजनक अलग है यानी ब्रीडर अलग हैं, ये सब के अधिकारी होते हैं। फिर क्षेत्र अधिकारी होता है, फील्ड ऑफिसर बोल सकते हैं इसको बोलो। फिर विक्रय अधिकारी सेल्स ऑफिसर होता है। फिर शाखा प्रबंधक होता है यानी ब्रांच मैनेजर होता है। तो ब्रांच मैनेजर के हम नीचे हम देख रहे हैं कि कितनी सारी पोस्टें हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 पोस्टें हैं। ब्रांच मैनेजर के ऊपर कुछ और भी अधिकारी होते हैं, उनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, वो पोस्ट के प्रमोशन के बाद जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं पदों में अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे सामने ये पोस्ट है। मैं आपको सेमी गवर्नमेंट में 2 ब्रांचों में इन पोस्टों की संख्या बताई। हमारे सामने आते हैं केंद्रीय भंडार निगम, है ना, क्या है, केंद्रीय भंडार निगम यानी सेंट्रल बियर हाउस कारपोरेशन। अर्थात इसमें कौन कौन से पद हैं, जगह जगह बियर हाउस खुले हुए हैं, तो गवर्नमेंट के जहाँ बियर हाउस होते हैं उन बियर हाउसों में भी हमारे लिए जगह मिलती हैं, ये भी सेमी गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। तो बियर हाउसों में कौन कौन सी पद हो सकते हैं, तो तकनीकी सहायक, तकनीकी अधिकारी, है ना, शाखा प्रबंधक, विक्रय अधिकारी आदि पद होते हैं। इन पर अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेशन यानी NFL। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से पद आते हैं। तकनीकी सहायक होते हैं तथा तकनीकी अधिकारी होते हैं, विक्रय अधिकारी यानी सेल्स ऑफिसर होते हैं, और क्षेत्र अधिकारी यानी फील्ड ऑफिसर होते हैं। ये पोस्टें होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, नाफेड। क्या होता है, नाफेड। इसके अंतर्गत भी वही सारी पोस्ट होती हैं। नंबर 1 हमारे सामने आ गए ये प्रक्षेत्र सहायक होते हैं, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद खरीदी अधिकारी होते हैं, उसके बाद विक्रय अधिकारी होते हैं, उसके बाद ब्रांच मैनेजर होते हैं, उसके बाद उत्पादक गुणवत्ता अधिकारी होते हैं क्वालिटी के लिए, है ना, उसके बाद विक्रय प्रतिनिधि सीनियर रिसर्च के लिए होते हैं। इस प्रकार से हमने देखी ऐसे सारी पोस्टें दी हैं हमारे पास, ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। और इफको क्या है, फर्टिलाइजर कंपनी है और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट करती है इसको। ये पूरे भारत देश में इसकी शाखा हैं। तो इसमें अधिकतर उपरोक्त मैंने जो ऊपर पद बताए थे ब्रांच मैनेजर तक, वो सभी पद होते हैं। उसी प्रकार जैसे इफको है उसी प्रकार क्रेवको भी है। ये भी क्या है, किसान की फर्टिलाइजर कंपनी है। ये फर्टिलाइजर आपको इफको और क्रेवको के नाम से क्या है, ये कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं, फर्टिलाइजर उत्पादन करती हैं। और इसमें भी वही ब्रांचें हैं जो 5 नंबर में दी गई हैं, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय दुग्ध संघ, नेशनल मिल्क फेडरेशन होता है। इसमें अभी कौन कौन से हैं, तकनीकी अधिकारी यानी टेक्नीशियल ऑफिसर होते हैं, विक्रय अधिकारी, शाखा प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक, ये सब पद इसके अंदर भी वही मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि ये 6 नंबर पे हमारे पास इफको था, 7 नंबर पे हमारे पास क्रेवको था, अब 8 नंबर पे क्या हो गया, और राष्ट्रीय दुग्ध संघ भी है। जैसे हमारे पास दूध के पैकेट मिलते हैं, गवर्नमेंट धंधा करती है। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट दूध उत्पादन पर जो बिजनेस करती है उस प्रोडक्ट का नाम सांची है। तो सांची में भी हम गवर्नमेंट में अप्लाई आएगी तो हम उसमें अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आता है 9 नंबर पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीज गणना, मध्य प्रदेश सीड कारपोरेशन होता है। इसमें भी वही सारे पद हैं जो ऊपर अपने राष्ट्रीय उसमें बताए थे बीज कारपोरेशन में। मध्य प्रदेश बियर हाउस में वही है, मध्य प्रदेश दुग्ध संघ में वही है, मध्य प्रदेश तिलहन संघ में वही है, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण बोर्ड में भी वही पद हैं। इन सबों में भी हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और मैंने इसमें डायरेक्टली यहाँ लिख दी है अधिकतर उपरोक्त यानी ऊपर ये जो पद दिए हैं वही पद इसमें भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट की बात कही, तो बताएं कितनी सारी पोस्टों की मैंने आपको जानकारी दी। शायद है कि पहले आपको कभी ये जानकारी मिली हो और मैं अब आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आप इस चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाएं और मैं ऐसे वीडियो और बनाने के लिए चेष्टा करूंगा और आपको लगातार आते रहेंगे और शेयर करते जाएं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और रोजगार के लिए लोग ना भटकें। और जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए भी ये वीडियो होगा कि कौन कौन सी पोस्टें भी खाली पड़ी हुई हैं, तो उन पोस्टों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जो एग्रीकल्चर में बच्चे बैठे हुए हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन से पास होके गए हैं, वो इसमें आकर के भर्ती हुआ और अपने देश सेवा में एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए अपना पदभार संभालें, है ना। तो उन माँ बाप के लिए बहुत अच्छी कैरियर की बात है जो ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या है या क्या नहीं है और इसमें जो पैसा है वो कितना लगता है, ये मैं अभी अगले वीडियो बता दूंगा। और इसमें कम से कम पैसों में ये डिग्री हो जाती है और ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा ना। तो ये मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताई, फिर मैं एजुकेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो मैंने अभी आपको ये बता दिए हैं। अब आता है हमारे सामने प्राइवेट सेक्टर यानी
प्राइवेट कंपनियां निजी क्षेत्र में कृषि विज्ञान में करियर बनाने के क्षेत्र, यदि हमने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है, एमएससी हो गई है, पीएचडी हो गई है, नेट हो गया है, तो हम निजी क्षेत्रों में भी जाते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से भी कभी कभी ज़्यादा पेमेंट देता है। इसलिए गवर्नमेंट वाले से लोगों की इच्छा नहीं होती है एग्रीकल्चर इतनी जितनी प्राइवेट सेक्टर के लिए इच्छा होती है, क्योंकि जहां गवर्नमेंट में आपको निश्चित सीमा में पेमेंट मिल रहा है, लेकिन क्या होता है प्राइवेट सेक्टर अब उनको एक टारगेट दे देता है कि जैसे 12 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए पर ईयर का। तो अलग अलग टेक्नीशियनों को 40 मेरे एक स्टूडेंट अभी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके निकला है, तो वो जो लड़का था वो कहला मेरे 40 लाख के प्रोजेक्ट पर निकला हूँ ईयर के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है। तो आप भी ये ध्यान दें कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं और इसमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कीटनाशक कंपनियां यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल स्तर की जो कंपनियां हैं जो कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड का उत्पादन कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। तो इसमें सीधी भर्ती के जो पद हैं वो देखेंगे, प्रक्षेत्र सहायक होता है, फील्ड असिस्टेंट होता है, सबसे छोटा पद होता है। उसके बाद उसका सीनियर उसको कंट्रोल करता है, उसके बाद उसका सीनियर कंट्रोल करता है, उसके बाद उसका सीनियर होता है। उस प्रकार से हमारे पास ये सेल्स ऑफिसर होता है, और उसके बाद विक्रय अधिकारी होता है, उसके बाद अनुबंध एवं विकास अधिकारी होता है, प्रक्षेत्र संचालक होता है, शाखा प्रबंधक होता है यानी फार्म मैनेजमेंट का, और मार्केटिंग शाखा प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है। इस प्रकार की पोस्टें एक कंपनी में होती हैं, उसी प्रकार की पोस्टें अन्य कंपनियों में भी होती हैं। उसी प्रकार से मैं बात करूंगा कि एक कंपनी में इतनी सारी पोस्टें, तो कहीं हम इसका गुणा उनसे कर दें कि हमारे देश के अंदर कितनी कंपनी चल रही हैं। मान लो मैं जानता हूं कि लगभग 130 कंपनियां, लगभग पुराने डाटा के अनुसार 130 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, कुछ और बढ़ गई हों 5-10 जो भी हैं, उनसे इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो इतने सारी पोस्ट हैं और नई नई कंपनियां प्रतिदिन आ रही हैं और अपनी होड़ में लोगों को क्या कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं। और अक्सर मैं बात करूं तो अच्छी कंपनियों को तो अच्छे टैलेंट बच्चे यूं ले जाते हैं कैंपस सिलेक्शन लेकर के। जैसे ही डिग्री की 4th ईयर होती है, एमएससी होती है, 4th ईयर फाइनल होती है, जैसे ही कैंपस लगते हैं और यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन करके ले जाते हैं। तो कई बार तो गवर्नमेंट ने भी इस तरह के काम किए, जिन छात्रों को डिग्री फाइनल हो गई है, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे यूजी हो या पीजी हो, और उसमें जैसे ही सिलेक्शन, जैसे ही कंप्लीट डिग्री होती है और सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी ले जाते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी कई बार जॉब के लिए हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है इसमें। जबकि हम इसके विपरीत दूसरा सेक्टर देखें, मैथ से है, बायोलॉजी से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, तो कितना पैसा खर्च करने के बाद भी बेरोजगार घूमना पड़ता है। बस इसकी खासियत यही बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर की, और इसमें कम पैसे में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इस प्रकार से मैं आपको बात करूंगा, ये हो गया। दूसरी बात आती है हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खरपतवार नाशक। तो मैंने यहाँ पर जो है ना कीटनाशक की बात करी थी, यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ वीडीसाइड यानी खरपतवारों का नाश करने वाली दवाइयों के बारे में। वो रसायन जो खरपतवारों को या वीड को नष्ट करेंगे, और ऊपर मैंने जो बताई थी वो इंसेक्ट को यानी कीटों को नष्ट करने वाली दवाई थी। तो जो कंपनियां कीटनाशी में सिस्टम था वही सिस्टम किस में होगा, इंसेक्टिसाइड में था, वही बीडीसाइड में होगा। वही बीज निगम कंपनियां भी हैं, कई कंपनियां भी अपनी बीज दे रही हैं, कोई खाद दे रहा है, कोई दवाइयां दे रही है, कोई खरपतवार नाशी दे रही है, लेकिन पोस्टें तो वही तरह की हैं ना। और अपनी अपनी होड़ में नई नई कंपनी आ रही हैं और लोगों को क्या दे रही हैं, रोजगार दे रही हैं। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर यहाँ फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश में बात करूं, इसी प्रकार भारत देश में बात करूं, बहुत अच्छा रोजगार के अवसर हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब आता है 2 नंबर पर, तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर भी खरपतवार नाशी कंपनियां हैं। उसमें भी ऊपर वाले के अनुसार ही पद हैं, है ना, लिखा है उपरोक्त सभी पद जो ऊपर मैंने समझाए थे वही पद इसमें भी है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय की बीज कंपनियां हैं, उसमें भी वही सारे पद हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उर्वरक और खनिज तत्वों की उपलब्धता। कई बार आज अपन देख रहे हैं कि मार्केट में पौधों के लिए टॉनिक्स आते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए अलग अलग पैकेट आते हैं। इन पैकेटों को चलाने वाली कंपनियां भी जो रजिस्टर्ड हैं उनमें भी सारे उपरोक्त पद दिए गए हैं।
है ना। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि मशीनरी कंपनियां हैं जो कि अपनी अपनी मशीनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या लगा रही हैं, एम्प्लॉय लगा रही हैं। और एम्प्लॉय में जाएगा कौन, जो एग्रीकल्चर से डिग्री किया हुआ है ना। इसमें मैथ्स बायो वाले बच्चों को अक्सर नहीं दिया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्षेत्र होने के नाते इसमें एग्रीकल्चर छात्रों को ही सुनहरा अवसर मिलता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य कृषि मशीनरी तथा अन्य कंपनियां भी हैं। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि क्या एग्रीकल्चर के इस पोस्टों को या इन सर्विसों को देख करके लगता है कि भारत में रोजगार की कमी होगी? नहीं होगी। अर्थात इसके तुलना में यदि मैं पूरा सेक्टर का देखूं अदर मैथ बायो एग्रीकल्चर के अतिरिक्त तो उसमें मैथ बायो और कॉमर्स और आर्ट्स में इतने सारे पोस्ट नहीं होंगे, हो सकता है, लेकिन इसकी पोस्टों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो अब आता है हमारे सामने दूसरा सेक्टर। तो मेरे सामने दूसरा अगला जो पांचवा जो सेक्टर था, वो चौथा जो सेक्टर था वो निजी यानी इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे कि मैं नहीं करना चाहता, जैसे मेरी खुद जॉब लगी थी लेकिन मैं जॉब को वहाँ पर किसी परिस्थिति के कारण अटेंड नहीं किया मैंने, और वहाँ लेटर दे आया कि मैं किसी परिस्थिति के कारण नहीं देना चाहता हूँ। तो कुछ घर में ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी थी जिसके लिए मैं लेटर लिख के दे आया। आज भी मेरे पास उसके जॉइन लेटर रखे हुए हैं। मैं लगभग 3 जॉब प्राप्त कर चुका हूँ, पर जो है नहीं करना चाहता। मैं तो अपना इंडिविजुअल जॉब करना चाहता हूं। तो मैंने अपने जीवन में बच्चों को सेवा करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य था कि नौकरी तो करना ही है पर गवर्नमेंट की नहीं, मैं बच्चों की या आम जनता की सेवा करूंगा तो शायद है कि मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा। और मैंने चाहा और मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने इस क्षेत्र में आज यदि नौकरी कर रहा होता तो मात्र मैं एक ऑफिस में बैठा होता और मेरी एक नौकर की हैसियत होती, किंतु मैं आज एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड कहलाता हूं मैं, और ये मुझे नाम छात्रों ने ही दिया है। और आज मैं इसकी वजह से आप भी मुझे ये बात महसूस कर रहे होंगे कि सर ने आज इतनी सारी जानकारी बताई है और ये जानकारी से हम अभी तक अधूरे थे। तो आज ये आप भी कह सकते हैं कि वास्तविक हाँ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड है, इसके पास अपनी पोस्टों की और इसकी जानकारी है। अभी तो ये थोड़ा सामने मैंने जानकारी बताई है, और ये बात सब मैंने इसलिए बताई थी कि मैंने ये जॉब नहीं करी क्योंकि मैं एक नौकर ही नहीं बल्कि मालिक बनकर काम करना चाहता था। मेरे आज कोचिंग में स्टाफ भी है और आज मैं उनके लिए काम करता हूँ, छात्रों के लिए सफलता के लिए। कई छात्र अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुँच चुके हैं, सभी डिपार्टमेंट में छात्र जा रहे हैं। उन छात्रों से मैंने ये जानकारी कलेक्शन की हुई है और वो आपके लिए है। तो आज मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट में जाऊं, प्राइवेट में जाऊं, आप भी मेरे लिए अपना कैरियर चुन सकते हैं। मैंने ये जो कैरियर चुना वो इसी बातों को ध्यान में रख के चुना। तो मुझे आप आदर्श मान करके भी इस तरह काम कर सकते हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करना है या नौकरशाही मुझे पसंद ही नहीं है, तो आप स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं। तो स्वयं के बिजनेस में क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग ही करें, जिसमें आपकी हॉबी लग रही हो वो काम करेंगे। क्या लग रही है? जिसमें बहुत शानदार हॉबी है, और जिसमें हॉबी होती है उसी काम को करते हैं तो हमें कभी थकान महसूस नहीं होती है ना। और हमें जॉब नहीं लग रही है तो हताश होने की जरूरत नहीं। हमारे पास निजी क्षेत्र इतना बड़ा विस्तार पड़ा हुआ है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना रोजगार तैयार कर सकते हैं और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आज भारत देश में हम देख रहे हैं तो कृषि विज्ञान तथा संबंधित विषयों के छात्रों को स्वयं के रोजगार के लिए, काहे के लिए, स्वयं के रोजगार के लिए हम यहाँ संभावना पैदा कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यदि हमने BSc AG, MSc AG या MSc PhD वगैरह किया हुआ है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को स्वयं निम्न रोजगारों की सुविधा उपलब्ध है। निम्न रोजगारों की सुविधा उपलब्ध है। इन रोजगारों को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न कृषि वित्त सीमाएं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। क्या कराती हैं? ऋण उपलब्ध भी कराती हैं। अपनी पूंजी भी लगा सकते हैं, ऋण नहीं लेंगे। यदि हमारे पास गरीबी है या हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो ऋण भी मिलते हैं, और किसानों को कम से कम ऋण पर मिलते हैं, है ना, कम से कम इंट्रेंस पर ही मिलते हैं। तो अब आता है वैज्ञानिक तथा उन्नत खेती करना। यदि कोई किसान का बच्चा है और उसके पास खेती है और वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करना चाहता है तो जो और भी खुशी की बात है कि वह किसी एम्प्लॉय की ओर नहीं जाते हुए स्वयं यहाँ पर उसने वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी शुरू किया तो उत्पादन बढ़ाया, तो ये देश की भूख मिटाने का काम किया है। इसको हम इसका देश का सच्चा सिपाही कहेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, तो उसे शाम को 2 रोटी खाना ही है, सब्जी और दूध
के साथ में। तो देश के अंदर भुखमरी को दूर करने का केवल एक ही रास्ता हमारे सामने है, वह है एग्रीकल्चर सेक्टर। दुनिया में फैक्ट्री चाहे जितनी लग जाएं, दुनिया में चाहे लोग बाग कुछ से कुछ हो जाएं, लेकिन शाम को उसको रोटी ही खाना है दो, सुबह रोटी ही खाना है दो, तो वो कहाँ से प्राप्त होंगी? तो केवल एग्रीकल्चर क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ से। आज देखते हैं सुबह उठ करके तो डेयरी क्या है, तो डेयरी को कैसे स्थापित किया जाए, डेयरी के ऋण कहाँ से लेंगे, ये पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हम देख रहे हैं फल, सब्जी, फूल, अन्य शोभाकारी पौधों का उत्पादन विक्रय किया जा सकता है। फल बेच करके, फल उत्पादन करके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियां बेच करके, सब्जियां उत्पादन करके ग्रीन हाउस वगैरह में टेक्निकल से तो अच्छे दामों में बेच सकते हैं। फूल पैदा करके आज हमारे भारत देश में फूलों का स्कोप बढ़ता हुआ है, इनसे इत्र भी प्राप्त हो रहा है, गुलकंद भी प्राप्त हो रहा है। आज विभिन्न उत्सवों पर फूलों की बहुत ही मांग है ना। दूसरा है अन्य शोभाकारी, यानी हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बहुत सारी बिल्डिंगों में अच्छी क्वालिटी के पौधे और सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं, इनके लिए हम नर्सरी खोल सकते हैं। तो नर्सरी में आज हम देखते हैं कि 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये और 1000 रुपये तक का एक पेड़ बिक रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे एक छोटे से खेत में बहुत सारे ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग और सीड के द्वारा हम लोग पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। ये नर्सरी की स्थापना हो सकती है। अब आता है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास खेत हो तभी हम ये सब कर पाए, नहीं है, कोई बात नहीं। हम दूध के लिए भैंसें पालकर डेयरी उत्पादन भी कर सकते हैं। तो दूध उत्पादन एवं डेयरी स्थापना, डेयरी उत्पादन इतना बड़ा इस देश के अंदर रोजगार है कि शायद मैं जानता हूं कि प्रतिभा पाटिल के बच्चे ने भी सरकार से लोन ले करके जो कि डेयरी निकाली उसने। और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने भी फूल उत्पादन की खेती करी थी। तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग इस तरह की बात रखते हैं कि इससे कि देश की सेवा तो होगी ही होगी, लेकिन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो आप रोजगार भी देंगे। आता है पोल्ट्री फार्मिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोल्ट्री की स्थापना, आज देश के अंदर जितनी दूध की जरूरत है उसी प्रकार अंडे की भी जरूरत है। आज अपन लोग एनिमल प्रोटीन के रूप में या तो दूध लेंगे या घी लेंगे। यदि दूध और घी जब उपलब्ध नहीं है तो आज एनिमल प्रोटीन्स के रूप में हम अंडा लेंगे या फिर मीट लेंगे। तो डेयरी उत्पादन के साथ साथ में सहायक के रूप में हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा धंधा है। आज हमारे भारत देश में पोल्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि पहले नहीं। अंधविश्वास खत्म होता जा रहा है, लोग विज्ञान की ओर जा रहे हैं। तो आज हमारे लिए पोल्ट्री एक ऐसा साधन बन गई है और पोल्ट्री एक ऐसा सिस्टम भी है कि खराब से खराब मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे प्रोडक्शन में चेंज कर सकती है। वो क्या है? मांस और अंडा, यानी खराब मटेरियल को खा के अच्छे में बदल सकती है। ये आपको मैंने बताया। दूसरा आता है विभिन्न कृषि रसायन, जैसे कीटनाशक आप बना सकते हैं, है ना, खरपतवार नाशक रसायन बना सकते हैं, उर्वरक आदि बना सकते हैं, है ना, इनका विक्रय भी कर सकते हैं, इनकी दुकान भी खोल सकते हैं। ये सारे हमारे एग्रीकल्चर में हैं। जैसे हमारे पास नीम है और नीम की जो सीड है, और सीड को हम लोग क्या करेंगे? तेल निकालेंगे और इसका ऑयल जो प्राप्त होता है, ऑयल से इंसेक्टिसाइड बन जाती है। तम्बाकू है, तम्बाकू से भी इंसेक्टिसाइड बन जाती है ना। उससे कई ऐसे रसायन बन जाते हैं जिनसे वीड भी नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग कीटनाशी, खरपतवार नाशी, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स घर पर ही बनाने के लिए सरकार से क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। अब आता है कृषि सेवा केंद्र। हमने कहीं कृषि सेवा केंद्र खोल लिया है जिसमें हमने दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स, वीड साइंस की सभी दवाइयाँ हमने उसमें रखी हुई हैं, कृषि यंत्र वगैरह रखे हैं। तो वो भी हमारे लिए एक रोजगार बन जाता है। फल तथा सब्जी संसाधन एवं प्रसंचरण उद्योग भी है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि फल सब्जियों को संरक्षित कर करके इस उद्योग को बना सकते हैं। अचार, मुरब्बा, कैंडी, यानी ये बाजार में जो डिब्बों में बंद मिलते हैं, सॉस है, चटनी है, केचप है ना, मार्मलेड है, जैम है, जेली है, मुरब्बा है, ये सब जो बाजार के अंदर जो मिल रहा है वो एक अच्छा संरक्षित फल हैं और बहुत अच्छा रोजगार है इस शहरों के अंदर। क्योंकि गाँव से जब फल कम या सस्ते दामों में मिल जाते हैं तब हम उसका अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, केचप आदि बना करके फलों का संरक्षण कर सकते हैं और अच्छे दामों पर उसे बेच सकते हैं और फलों को साल भर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आता है हमारे पास कई किसान है ना औषधियों की खेती कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सफ़ेद मूसली है और ग्वारपाठा है
इनकी खेती करके भी हम बहुत सारे लाभ कमा सकते हैं। इनकी दवाइयाँ बनती हैं। और उसके बाद कृषि मशीनरी है, जैसे ट्रैक्टर है, पंप है, नलकूप, पाइपलाइन, ट्रॉली आदि सीडल विद्युत मोटर वगैरह की दुकानों को भी हम लोग स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको अभी कुछ सेक्टर में कुछ जानकारी आपको बताई है। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं अगले कि ट्रैक्टर मशीन आदि को बनाने के लिए हम लोग सीड ड्रिल, ट्राली वगैरह, हम लोग इंजीनियर हैं एग्रीकल्चर से, तो हम ये चीज़ें बना सकते हैं। इन्हें कोई कॉमर्स या आर्ट्स वाला स्टूडेंट नहीं बना रहा है, इन्हें कौन बना रहा है, एग्रीकल्चर इंजीनियर ही बना रहे हैं और एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाले सभी। अब आते हैं इसमें विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पादों का विक्रय एजेंसी लेना। आज हम देख रहे हैं भारत देश के अंदर पूरी दुकानें सजी हुई हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड रखी हुई हैं, तो इसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इनको लाइसेंस किसके द्वारा मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक क्या क्राइटेरिया रख दिया है कि जिन छात्रों के पास बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो छात्र इसको अप्लाई करेंगे तो इनको लाइसेंस जारी होगा। और सरकार ने प्राइवेट लोगों को जो कर रहे थे उनको सब पर रोक लगा रखी थी और भविष्य में ये चीज़ बदलाव हो सकती हैं। लेकिन जो आज की जो पोजीशन है वो ये है कि सरकार केवल लाइसेंस उन्हीं को जारी कर रही है जिन्होंने बीएससी एजी, एमएससी एजी किया हुआ है, क्योंकि ये अच्छी तरह से किसान को समझा सकते हैं, दवाइयों को समझ सकते हैं। अब आता है, मैं एक बात करता हूँ, जगह जगह स्मार्ट सिटियों की बात चल रही है, नगर निगम है और नगर पालिका हैं, इनमें जो पार्क बन रहे हैं उनमें जो पार्क के जो ठेके ले रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट के लिए कौन होते हैं? जो गार्डनिंग से डिग्री करे होते हैं, हॉर्टिकल्चर से डिग्री करे होते हैं, तो वो जो है हॉर्टिकल्चर डिग्री से वाले छात्र इसमें भाग लेते हैं। गार्डनिंग है, पार्क है, विकसित करना तथा उनकी देखभाल करने के जो ठेके हैं वो भी एग्रीकल्चर और या हॉर्टिकल्चर से किए हुए डिग्री वाले छात्र लेते हैं। अब आता है मसाला उद्योग है, इकाई लगा सकते हैं। भारत देश के अंदर मसाले का प्रकोप बहुत प्रयोग बहुत चल रहा है। तो केरल में बहुत सारे मसाले हैं और मसालों को लेकर के हम आज पैकिंग करके अपने नाम से, जैसे MDH है ना, और भी कई मसाले आ रहे हैं और अपने देश में कब्जा किए हुए, उस प्रकार से हम अपनी कंपनी बना सकते हैं। सरकार आपको लोन देती है, तो क्यों गवर्नमेंट के पीछे आप जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉई, भारत के अंदर स्वयं रोजगार है, अर्थात आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एग्रीकल्चर ही दुनिया का ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अपॉर्चुनिटी की अपार संभावना है। मैं सभी देशवासियों से यही कहूँगा कि एग्रीकल्चर में जितनी अपॉर्चुनिटी खोजेंगे देश उतना ही समृद्ध होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कृषि से संबंधित पुस्तकों को व पत्रिकाओं का प्रकाशन। हम एग्रीकल्चर में PhD और डॉक्टर फेलोशिप कर ली है, तो हम लोग पत्र पत्रिकाएं, किताबें लिख करके अपनी व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो इसमें देखो कितनी अच्छी बात है कि पब्लिकेशन स्थापित कर सकते हैं आप। पब्लिकेशन स्थापित करके आगे की जो जनरेशन है उसको अपना नॉलेज दे करके आप देश निर्माण में भाग ले रहे हैं। मैं इससे और अच्छी आपके लिए क्या शुभकामनाएं दे सकता हूं। मैं आज भी उसी काम में लगा हूं कि आप लोग शिक्षित हो जाएं और मैं आपके लिए एक नाव की तरह लगा हूं कि आपकी नैया पार हो जाए। मैं रातों रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और इतनी जानकारी एकत्रित कर रहा हूं, बस आप उसको सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। यह जानकारी मैंने इतनी मेहनत करी है, बस थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद होगी आपके लिए। अब आता है इसके बाद कृषि बीमा सलाहकार एवं प्रतिनिधि। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि सलाहकार के लिए जैसे अपन लोग ऑफिस खोल सकते हैं जिसमें कृषि से संबंधित विभिन्न सलाह दी जाती हैं। तो कृषि सलाहकार होते हैं, बीमा करवाई जाती हैं। तो हम लोग किसानों के बीमा और पशुओं के बीमा, है ना, ट्रैक्टरों के बीमा, ये सारे बीमा हम कर करके अपना रोजगार ले सकते हैं। और पशु चिकित्सालय स्थापित कर सकते हैं, अपनी खुद की प्राइवेट पशु चिकित्सालय खोल सकते हैं। एक डॉक्टर के रूप में हम लोग ने एक बड़े ब्लॉक लेवल पे एक पशु चिकित्सालय प्राइवेट खोल लिया है। तो वहाँ पर पशुओं का इलाज करके जन सेवा के साथ साथ में पशु सेवा भी हो जाएगी और हम लोग अपना रोजगार भी स्थापित कर लेंगे। अब आता है मृदा परीक्षण, यानी सॉइल टेस्टिंग लैब है, उसके हम लोग अपनी प्राइवेट लैब खोल सकते हैं। लाइसेंस चल ही रहे हैं आजकल, तो गवर्नमेंट गांव में लैब पहुंचा रही है। तो लैब के लिए हम लोग अधिकारी बनेंगे या लैब हम लेंगे, तो हमें ही एक ऐसे स्टूडेंट्स होंगे
एग्रीकल्चर के, जो एग्रीकल्चर लैब को हम लोग ठेके पे ले सकते हैं गवर्नमेंट की को, या फिर हम एग्रीकल्चर लैब का प्रमाणित दे सकते हैं क्या करके, उनके किसानों का खेत का पूरा एनालिसिस करके, यानी उनकी सॉइल टेस्टिंग करके दे सकते हैं। अन्य कृषि उत्पाद भी हैं, उनको भी है, प्रयोगशाला खोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद गाय भैंस है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा आदि प्रजनन फार्म खोल सकते हैं। तो प्रजनन फार्मों से भी बहुत अच्छी इनकम होती है। अच्छी क्वालिटी के सांड, अच्छी क्वालिटी के नर मादा दूध उत्पादन बढ़ा करके बेचेंगे तो हमें जो साधारण पशु की तुलना में 2 गुने और 3 गुने पैसा मिलेंगे यदि हम अच्छी वेराइटियाँ निकालते हैं। तो संकर पशुओं को हम निकालेंगे तो दुगने तुगने पैसों में बेच सकते हैं। अब आता है प्रक्षेत्र यानी फार्म पर वानिकी, सामाजिक वानिकी, फॉरेस्ट्री, सड़क मार्ग आदि के जो डेवलपमेंट होते हैं वो हम लोग ठेके पे ले सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कुछ क्षेत्र और बताया आपको। इसके अतिरिक्त अब आप देखेंगे कि फार्म पर ये योजनाएं, ठेकेदारी करना, ये सारे ठेकेदारों के आज कितने जलवे हैं। तो ये ऐसा सेक्टर है कि इसका ठेकेदार हर कोई नहीं हो सकता। इसमें एग्रीकल्चर टेक्नीशियन बंदा हॉर्टिकल्चर से हो, है ना, फॉरेस्ट्री से हो। तो फॉरेस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जैसे बहुत ही कम छात्र कर पाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जबलपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फॉरेस्ट्री पर डिग्री कराती है। तो इसमें हम लोग फार्म सामाजिक फॉरेस्ट्री पर जो बात करें, सामाजिक वानिकी है, सड़क मार्ग, रेल मार्गों के आसपास जो बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं जो सुंदर लग रहे होते हैं, उनकी देख रेख या उनका ठेका कौन लेता है, ये फॉरेस्ट्री से जो डिग्री करे होते हैं वही लेते हैं। जिसमें से फॉरेस्ट की मैंने अभी कुछ पोस्टें हैं वो तो आपको बता ही नहीं पाया मैं, तो फॉरेस्ट में भी हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कृषि उत्पादों का आयात निर्यात। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फिल्मों में आप सुना होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जैसे कि मेरे भारत देश के अंदर तम्बाकू बहुत अच्छे से होती है तो मैं तम्बाकू की सिगरेट बनाता हूँ और पूरे भारत देश में से मैं विदेशों के लिए सिगरेट बेचता हूँ, तम्बाकू बेचता हूँ, कॉफ़ी बेचता हूँ, है ना, और आम बेचता हूँ। तो इससे हमारे पास विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, तब मेरा देश ऊंचा उठेगा, तब मेरे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। अन्यथा यदि ये उत्पादन नहीं होंगे तो मेरे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इतनी टेक्नोलॉजी यदि सक्सेस नहीं है तो कृषि तो सक्सेस है। इसमें हम इतना ध्यान देंगे तो हम भारत को फिर से हमारे अनाज की चिड़िया या सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अब आता है हमारे सामने कि कृषि से संबंधित हमारी और उपयोगी हिंदी पत्र, पत्रिका, समाचार, पेपर आदि भी बना सकते हैं। मान लेते हैं आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं या और इन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, आप घर बैठे ही रोजगार चाहते हैं, तो ये बहुत ही भी और भी अच्छी बात है। इसमें क्या है कि कृषि उपयोगी हमारे सामने कुछ पत्र, पत्रिकाएं अपन लोग प्रकाशित कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है, इनमें एडवर्टाइजिंग दे करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे कृषि जगत है, इसका पूरा एड्रेस दिया है, पोस्ट बॉक्स नंबर 3 भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। सेवाग्राम है जो दिल्ली से प्रकाशित है। तो इसमें पत्रकार बन सकते हैं और इसमें भी आपको रोजगार मिल सकता है। खुद की पत्रिका निकाल सकते हैं, एग्रीकल्चर न्यूज़ चला सकते हैं, एग्रीकल्चर के समाचार पत्र निकाल सकते हैं, है ना। ये इस तरह की आप हैं। खेती की दुनिया है, ये पटियाला से निकलती हैं, है ना। एग्री वॉच नई दिल्ली से निकलती है, पाक्षिक यानी ये 15 दिन के अंदर के निकलने वाली पत्रिकाओं के बारे में बताऊंगा। ये जो नीचे दी गई जो पत्रिकाएं हैं वो सभी लगभग कितने दिन में निकलती हैं, 15 दिन के अंतर से। तो नंबर 1 ग्राम सेवक, ये अनुक्रमांक, ये रोड दिल्ली से निकलती है। ग्राम प्रतिनिधि एवं ग्राम लोग, ये भी दिल्ली से निकलता है। कृषक दूध भोपाल से निकलता है। ये हमारे पास हर 15 दिन के अंदर से निकलती हैं। अब आती हैं मंथली पत्रिकाएं, कुछ मंथली हर महीने की भी पत्रिकाएं आती हैं। वो है उन्नत कृषि, ये भी कहाँ से निकलती है, दिल्ली से निकल रही है। और कुरुक्षेत्र, ये कहाँ से, ये भी दिल्ली से निकल रही है ना। इस प्रकार से मेरे सामने जो पत्रिकाएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इन सभी पत्रिकाओं में आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं और साथ साथ में ये देश के अंदर आने वाली पीढ़ी को अपना ज्ञान प्रदर्शित कर करके उनका जीवन रोशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आदर्श के लिए स्वीकार कर सकते हैं कि सर ने इस तरह से हमें पूरा जीवन के बारे में बताया है, उसी प्रकार से आप भी उनके लिए एक आदर्श बन सकते हैं।
तो ये कृषि वाणी है ना, कृषि वाणी है, ये भी एक पत्रिका है जो उत्तर प्रदेश से निकलती है। कृषि समाचार है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से निकलता है ना। कृषि और पशुपालन दोनों पे एक साथ जो लेख लिखे जाते हैं वो भी उत्तर प्रदेश से पत्रिका निकलती है। कृषि चयन का है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन द्वारा IARI द्वारा निकलती है ये पत्रिका, है ना, कृषि चयन का। इसमें अपन लोग अपना पत्रकार के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं और अपना रोजगार भी ले सकते हैं। खेती की एक आती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा है, ये भी दिल्ली से निकलती है। फूल फल भारतीय अनुसंधान परिषद भवन नई दिल्ली से निकलती है। तो इन पत्रिकाओं में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इस प्रकार से मैंने इन सभी जानकारियों को लगभग आपके सामने रखा, और भी इसके अतिरिक्त जानकारियां हैं, लेकिन कुछ समय सीमा निश्चित होती है, उसके तहत मैं आपको इतनी जानकारी अभी बता पाया हूं। इसके अतिरिक्त और जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। टॉप पर पहुंचना चाहिए, क्या होना चाहिए, टॉप पर पहुंच। जितनी मैंने मेहनत की है उतनी आप मेहनत कर लीजिए, और लोगों से ज़्यादा हैं। पैसा कमाना अलग बात होती है, बस ये है कि आप सबके क्या है, चहेते बनना बहुत बड़ी बात होती है। बस मैं आपका प्यार दुलार चाहता हूं और कुछ नहीं। बस शेयर करते रहिए, और आप अपने जीवन में रोज़गार के अवसर ढूंढते रहिए। जब रोज़गार लग जाएं तो मेरा फ़ोन नंबर, मेरी साइट विजिट कीजिए। मेरी साइट है www.padcoaching-gwalior.com पर लिख सकता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर है 9179318236 पर मुझे कॉल करके और जानकारी भी ले सकते हैं। मेरी PAT कोचिंग क्लासेस है मध्य प्रदेश ग्वालियर में, और मैं लगभग 20 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, और कई छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालयों में, भारत देश की सभी विश्वविद्यालयों में ICAR के माध्यम से सिलेक्शन लिया हुआ है। और मैंने सन 1999 में PAT दे करके जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंदर मैंने प्रवेश लिया था। जब से मैं लगातार 20 साल से आज डेट तक, यानी 2020 तक, आज जो है 15 अगस्त आने वाला है, मैं 15 अगस्त के इस मौके पर आपको देश के सभी नागरिकों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं। और आपकी यदि सहभागी होगी तो मैं इस वीडियो को पूरे देश में पहुंचा सकता हूं। जय हिंद, जय भारत।